Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome back to the second lecture of India 16, that is property, plant and equipment. Last lecture में हमने definition of PPE देखा था. What do you mean by PPE and कौन से ऐसे criteria है जो satisfy करना पड़ेगा to cover under PPE. Then comes हम initial recognition का first part चालू किया था. तो first part क्या था? फर्स्ट पार्ट ये था कि परचेज बाय कैश में हम तीन एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं नॉर्मली: परचेज प्राइस, देन रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. परचेज प्राइस, नॉर्मल कॉस्ट विच एवर वी पे टू दी सप्लायर. देन कम्स द रिलेटेड एक्सपेंसेस. रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या था? एक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस था, लोडिंग अनलोडिंग था, एंड टैक्सेस. टैक्सेस में भी दो चीज है, रिफंडेबल टैक्सेस होगा तो इग्नोर करेंगे, एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो हम इंक्लूड करेंगे. देन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट यानी क्या कि इन दी आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट, लाइफ स्पैन के एंडिंग में कोई भी असेट को हम डिसमेंटल करना है या फिर कोई भी प्लेस को रिस्टोर करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ कॉस्ट लगेगा. वो पर्टिकुलर कॉस्ट को हम क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे टू द करंट डेट, और वो डिस्काउंटेड वैल्यू, जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो उसको अपन कॉस्ट केस में इंक्लूड करेंगे, राइट? तो ये मेरा तीन एक्सपेंसेस थे जो मेजरली इंक्लूड होते थे. एंड यहाँ पे पूरे एक्सपेंसेस का ये देखा था कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है वो जो हम इंक्लूड करेंगे. उसमें एडिशनल ये भी देखा था, अगर इन केस स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस स्टार्ट नहीं, कोई भी पीपीई परचेस कर रहे हैं, तो फिर पीपीई परचेस करने के बाद उसको ट्रायल रन करेंगे हम. ट्रायल रन यानी क्या? उसको टेस्ट करेंगे कि वेदर द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस प्रॉपरली और नॉट, ठीक है? तो फिर जब टेस्ट करेंगे तो फिर उस केस में सैंपल यूनिट निकल के आएगा, राइट? सैंपल यूनिट्स. अब सैंपल यूनिट्स में क्या होगा कि सैंपल यूनिट्स हम जो बेचेंगे, सैंपल यूनिट्स को बेचने के बाद यानी सेल ऑफ करने के बाद कुछ अमाउंट स्क्रैप रियलाइज होगा उसका. तो फिर अगर इनकेस कॉस्ट ज्यादा है, मेरा उनको बनाने में कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट इज मोर देन स्क्रैप वैल्यू, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? हम ये जो एडिशनल कॉस्ट है हम पीएनएल में चार्ज नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर्टी पीपीई के कॉस्ट में ऐड कर देंगे. अदरवाइज अगर इनके स्क्रैप ज्यादा है, स्क्रैप रियलाइज जो है ना, स्क्रैप का जो रियलाइज्ड वैल्यू ज्यादा है, कॉस्ट है, तो फिर इस केस में ये हम पीएनएल में चार्ज ऑफ नहीं करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे पीपीई के कॉस्ट में, राइट? देन कम्स दी डिसमेंटलिंग का. ये देखा था डिसमेंटलिंग का डिटेल अकाउंटिंग, अभी देखना है हमें. Then comes the ऐसे कौन से cost है we have to ignore from the cost of the PP. One is the advertisement cost, inaugural expenses. Then comes the administrative and overhead expenses, इसको exclude कर देंगे. Then staff training expenses, इसको भी क्या करेंगे? हम इग्नोर करेंगे. एंड ऑपरेटिंग लॉसेस जो भी है वो इग्नोर करेंगे. ये क्यों इग्नोर करेंगे? हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा था, जाके लास्ट लेक्चर देख लेना. एक मिनट. ओके, ठीक है. कल की इसमें कोई डाउट है? No. देन कम्स द अकाउंटिंग फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट. प्रोविजन जो बनाएंगे हम, उसको ये करना पड़ेगा ना, क्या अकाउंटिंग होगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे. हम्म यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है. एन एंटिटी हैज परचेज्ड एन एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट परचेज किया विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. कितना साल का यूजफुल लाइफ है? 5 years का यूजफुल लाइफ है. इट एस्टिमेटेड दैट एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs विल बी इनकर्ड एज अ डीकमीशनिंग कॉस्ट आफ्टर 5 years. मतलब क्या है कि इसका जो है ना, एंटिटी का जो है यूजफुल लाइफ है 5 साल, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 5 lakhs जो है ना, वो इनकर होगा एट द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन, बराबर? जो भी एयरक्राफ्ट है उसका लाइफ स्पैन के एंड में हमें 5 lakhs इनकर करना पड़ेगा. तो फिर सबसे पहले क्या करना, देखना है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. यस. पीवी ऑफ, बताओ मुझे कितना आएगा अमाउंट 5 साल के बाद डिस्काउंट करने के बाद कितना आता है? 10% इन
फॉर 5 years। बताओ बताओ। कितना आ रहा है डिस्काउंट करने के बाद? जूम के कॉल वाले बताओ। अच्छा, यहाँ पे कितना आ रहा है? 3,10,500 जो है ना, ये करेंगे हम इंक्लूड इन द कॉस्ट। इंक्लूडेड या कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ पीपीई, राइट? ये समझे यहाँ पे? अब क्या होगा, 5 years के लिए हम क्या करेंगे? 5 years के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? हर एवरी ईयर एक अनवाइंडिंग कॉस्ट आएगा। अनवाइंडिंग कॉस्ट यानी क्या है सर? इट इज सिमिलर टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर्स ओपनिंग। तो ईयर 1 में ओपनिंग कितना है? 3,10,500। इसमें ऐड करूंगा अनवाइंडिंग कॉस्ट। ये कितना रहेगा 10% के हिसाब से? कैसे 10%? यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितना किया? डिस्काउंट 10% के हिसाब से क्या, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे अनवाइंडिंग कॉस्ट भी 10% के हिसाब से इंटू 10%, 31050। एंड यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे ऐड करके बताओ कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस? 341,550। ठीक है। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का ओपनिंग होगा। देन इसके ऊपर लगाओ 10% के हिसाब से कितना होता है? 341,705। सिमिलरली थर्ड ईयर का ओपनिंग होगा ये। तो थर्ड ईयर के लिए फिर से अनवाइंडिंग कॉस्ट। समझ रहा है क्या कर रहा हो? यस सर। 275। तो फोर्थ ईयर का ये ओपनिंग होगा 13,275। और इसके ऊपर 10% के हिसाब से ये आ जाएगा 41328। 454,603। यहाँ पे ये क्या था? 5। फिफ्थ ईयर का होगा ओपनिंग 454,603। 454,60। 4603 प्लस 454,60। तो राउंडिंग ऑफ आ जाएगा यहाँ पे 5 lakhs, राइट? क्या था? 5 years का कॉस्ट इनकर करना था हमें। कितना इनकर करना था? 5 years का कॉस्ट, सॉरी 5 lakhs का कॉस्ट इनकर करना था। यहाँ पे देखो ईयर एंड में 5 lakhs का कॉस्ट आया, राइट? क्या क्या हमने प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट किया। जो भी फ्यूचर में इनकर करना था उसको पुल किया आज के डेट में। आज के डेट में पुल करने से कितना आया? 3,10,500 आया। और इसको हम कॉस्ट पे इंक्लूड कर देंगे, राइट? अब क्या करेंगे हम? जो भी कॉस्ट था मेरा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, जो भी ये प्रोविजन था 3,10,500, इसके ऊपर अनवाइंडिंग कॉस्ट 10% के हिसाब से लगा। ठीक है। एवरी ईयर आएगा। और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री कॉस्ट अपना क्या होगा? पर्सनल रियल नॉमिनल। कॉस्ट क्या होगा हमारा? पर्सनल रियल नॉमिनल। क्या? कॉस्ट रियल। कॉस्ट रियल में जाएगा? एक बार फिर से सोचो। कॉस्ट
कॉस्ट क्या है या नहीं, एक्सपेंस, अपना एक्सपेंस किस में जाएगा, नॉर्मल। नॉमिनल ना। नॉमिनल। हाँ, अनवाइंडिंग एक्सपेंस या अनवाइंडिंग कॉस्ट, अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। एवरी ईयर इसका, हर साल जो है ना, इसका ये एंट्री जाएगा। और ये जो भी एक्सपेंस है ना, अनवाइंडिंग कॉस्ट, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल टू अनवाइंडिंग कॉस्ट। ठीक है, सिंपल है ये। देन ईयर एंड में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, ईयर एंड में मुझे पेमेंट करना होगा जो भी अनवाइंडिंग कॉस्ट का था, और जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है उसको पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट करेगा तो फिर जो भी प्रोविजन क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर, उसको रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ना, टू बैंक अकाउंट। सिंपल। फिर से समझाता हूँ, सुनो। अनवाइंडिंग कॉस्ट यानी क्या, जो भी हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो प्रोविजन के ऊपर हम ईयर ऑन ईयर कुछ एक्सपेंसिव, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस समझो ऐसा। लेकिन ये एक्चुअल में इनकर नहीं होगा, हमें एक्चुअल में इनकर नहीं होगा, ये ईयर एंड में एक्चुअल में पे करना होगा। कि ये ईयर बाय ईयर पे करने नहीं होगा, ईयर ऑन ईयर मुझे सिर्फ अक्रूड करना होगा ये एक्सपेंसेस को। और ईयर एंड में जब भी इसका लाइफ स्पेन खत्म होगा तब जाके मुझे पे करना होगा, तो इसके लिए अनवाइंडिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको। जब अनवाइंडिंग कॉस्ट होगा तो फिर कॉस्ट के एक्सपेंसेस है, तो फिर उसके लिए मैंने इसको डेबिट किया, तो प्रोविजन क्रिएट किया, राइट। और उसके बाद जो भी अनवाइंडिंग कॉस्ट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, एक्सपेंस से मेरा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और लास्ट में ईयर एंड में मुझे पे करना पड़ेगा, फिर जो भी प्रोविजन क्रिएट किया मैंने उसको रिवर्स कर दूंगा और बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा। सिंपल। कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो एक बार। क्लियर। हम्म, तो सिंपल है ये वाला जो है ना, ये लास्ट कंसेप्ट में और डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक लास्ट में जब डी रिकग्निशन के पहले, 16 में ही डी रिकग्निशन के पहले डी कमीशनिंग कॉस्ट का एक अच्छे से डिटेल और क्या बोलते हैं कंसेप्ट है वो समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कैसा वर्क होगा ये। ठीक है, ये हुआ मेरा कैश वाला जो परचेज बाय कैश, कि परचेज बाय कैश करेगा तो फिर कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो इंक्लूड हो गए, कौन से एक्सपेंसेस है जो एक्सक्लूड हो गए, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो भी देख लिया हमने, राइट। सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीई भी देखेंगे, सेकेंड केस, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ कंस्ट्रक्शन यानी क्या है सर, हमने इंडेक्स 40 में देखा था सेल्फ कंस्ट्रक्शन, यानी हम खुद होके हम कुछ पीपीई बना रहे हैं, कुछ मशीनरी तैयार कर रहे हैं, या फिर खुद का कुछ इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो भी बिजनेस में यूज करना है उसके लिए हम सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिजनेस, जो भी पीपीई है। जब सेल्फ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर उसमें जो भी डेवलपमेंट चार्जेस है, जो भी पीपीई को डेवलप करने चार्जेस होगा, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, देन कम्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद डायरेक्टली रिलेटेड टू दी परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे कौन से एक्सपेंस इंक्लूड होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, शेयर इन डायरेक्ट कॉमन एक्सपेंसेस, रीजनेबल बेसिस। अच्छा, तो कोई भी, ये बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स इफ बोरिंग्स हैव टेकन प्लेस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो फिर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स यानी क्या, हमने देखा था क्या, और इंडेस 23 का एक क्राइटेरिया देखा था ना, इंडेस 23 का, इंडेस 23 का क्या क्राइटेरिया था सर, हमने कंस्ट्रक्ट करने कोई भी एक लोन लिया है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने लोन लिया। अब ये लोन का जो इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट, बराबर। ये लोन का जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को बोलते हैं हम बोरोइंग कॉस्ट। अब ये बोरोइंग कॉस्ट जो है नॉर्मली पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे, बट अगर इंडेस 23 का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है सर, क्वालिफाइंग असेट है, क्वालिफाइंग असेट का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि 12 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम 23 में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे इतना याद ध्यान में रखना कि इंडेस 23 का स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइज कब करेंगे हम बुक्स में, कैपिटलाइज करेंगे इंडेस 23 अलाउस, ठीक है।
तो हमने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, उस जो इंटरेस्ट कॉस्ट हम पे कर रहे हैं तो उसको कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड होगा इंड एस 23 का क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया इंड एस 23 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कैपिटलाइज कब करेंगे, जब वो क्वालिफाइंग एसेट है। तो हमें जजमेंटल एक दो क्वेश्चन में है, वहां पे बता दूंगा मैं कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, Ind AS 23 allows the capitalization of interest till the date of completion of the work. ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन के एक मोटा मोटा ये है, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी कॉस्ट है वो हम इंक्लूड करेंगे विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन कम्स, हमने एबनॉर्मल कॉस्ट भी देखा था Ind AS 40 में, एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस देखा था ना। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम, कैपिटलाइज करते हैं कॉस्ट में या फिर उसको पीएनएल में चार्ज ऑफ करते हैं, बताओ। PNL में चार्ज ऑफ कर। पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे ना, राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में जो भी एबनॉर्मल लॉस है। समझो मैंने कंस्ट्रक्शन करा था, कंस्ट्रक्शन के साइड में कुछ चोरी हो गया, ये तो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो फिर ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। ये एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, उसको पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे, राइट। जो भी एबनॉर्मल लॉस है, वी विल नॉट कंसिडर द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ पीपीई, वी शुड राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू पीएनएल, ठीक है। अब एक और चीज आता है यहाँ पे, समझो यहाँ पे मेरा दो डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, ठीक है। और ये जो है ना, ये पेमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, बराबर। अब पेमेंट कौन सा कर रहा है, ये इंटर डिपार्टमेंट से, हाँ। ये दोनों जो है ना, इंटर डिपार्टमेंट है। इंटर डिपार्टमेंट इन द सेंस क्या, एक ही कंपनी में है, कंपनी के अंदर दो एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो पेमेंट जो है ना वो इनवॉइस वैल्यू में कर रहा है। इनवॉइस वैल्यू इन सेंस क्या, इसमें कॉस्ट भी होगा और इसमें प्रॉफिट भी होगा। समझ रहा है क्या इशू है, क्या है। कंपनी एक ही है, समझो ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट, समझो एक कोई भी दो डिपार्टमेंट है। तो फिर इस दो डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा वाला जो है ना वो पेमेंट कर रहा है, सिंपल। अब ये पेमेंट जो कर रहा है ना वो इनवॉइस वैल्यू में कर रहा है, किसमें कर रहा है, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू इन द सेंस इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड होगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। एंड में जाके हम ईयर एंड में फाइनेंशियल्स किसका बनाएंगे, ए लिमिटेड का बनाएंगे फाइनेंशियल्स, बराबर। फाइनेंशियल्स ए लिमिटेड का बताएंगे। तो फिर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो है ना नोशनल प्रॉफिट बच जाएगा ना। नोशनल प्रॉफिट इन द सेंस क्या, यहाँ पे जो कॉस्ट है, अपने ही दो डिपार्टमेंट है और अपने ही दो डिपार्टमेंट में से प्रॉफिट रियलाइज कर रहा है, तो फिर ये नोशनल प्रॉफिट है ना, बराबर। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, जब भी एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है और वो भी इनवॉइस वैल्यू में कर रहा है, किसमें, इनवॉइस वैल्यू में, कॉस्ट में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनवॉइस वैल्यू में कर रहा है तो फिर उस केस में जो भी इंटरनल प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है, इसको एलिमिनेट करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ जो कॉस्ट है उसको इंक्लूड करेंगे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है, फिर से नहीं समझा सर, फिर से देखते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, एक डिपार्टमेंट है और दूसरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इसको मटेरियल दे रहा है, किसमें, किसमें, इनवॉइस वैल्यू में। इनवॉइस वैल्यू इन द सेंस इसमें कॉस्ट भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो हम कौन से प्रॉफिट कौन से पार्ट को इंक्लूड करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन केस में, जो भी सेल्फ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, या फिर कोई भी हम कॉस्ट को इंक्लूड करना है, कैपिटलाइज करना है, तो फिर जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसको इंक्लूड करेंगे, इनवॉइस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनवॉइस वैल्यू यानी प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद जो भी कॉस्ट बचेगा उसको हम किस में, अपने कॉस्ट ऑफ पीपीई में इंक्लूड करेंगे। इज दैट क्लियर, कुछ डाउट है इसमें। देखो यहाँ पे, एनी मटेरियल नो सर। इशूड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को जा रहा है एट द इनवॉइस प्राइस, देन इट शुड बी consider such transfer at the in the cost of PP after eliminating the internal profits। internal profit यानी जो भी प्रॉफिट कंसिडर किया था वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। यस, यस। ओके। देन आ जा क्वेश्चंस में।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 3 4, वो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना जल्दी से, रीड करते ही बता देना हो गया करके। ये पता है क्योंकि एक्चुअली हमने इसमें किया था ना, इंडेक्स 40 में, इनिशियल रिकग्निशन का जो क्वेश्चन क्या है, सिमिलर वे ऑफ क्वेश्चन है ये। Then reading. डन। बता सकते हो, कैलकुलेटर है हाथ में, तो कैल्शियम एक बार निकल के बताओ कितना आता है, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली। बता रही हो आंसर या फिर सॉल्व करेंगे? 1 minute. ओके। ₹99 lakh. 99 लाख, ओके। और आंसर कितना है? 99 लाख। चलो हम रीड करते हैं क्वेश्चन एक बार साथ में। On 1st April 2001, XYZ Limited acquired a machine under the following terms. This price of the machine is 80 lakhs, फिर import duty है 5 lakhs, then delivery आके 1 lakh, electrical installation cost is इतना, pre production testing is 4 lakhs। अच्छा ये देखो, purchase of 5 year maintenance contract with vendor 7 lakh। ये बताओ कि ऊपर वाला तो समझ गया, ये तो इंक्लूड हो जाएगा कॉस्ट में, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो है, परचेज ऑफ 5 year मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर, अलग से परचेज किया हमने, तो फिर क्या ये अलग से परचेज किया तो इंक्लूड होगा क्या कॉस्ट में? बताओ। होगा. दिस इज, क्यों होगा? दिस इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो वेंडर और हमारे बीच में जो है ना, एक्स वाई जेड लिमिटेड के बीच में, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। ये मशीनरी के रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीनरी नहीं है। ये मशीनरी इंस्टॉल होने के बाद, उसके बाद जो है ना मेंटेनेंस सर्विसेज लेगा एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, अलग से परचेज किया है उन्होंने। यहाँ पे दिख रहा है ना, परचेज ऑफ 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे बता देते कि 5 years मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। क्या बोल रहा था यहाँ पे कि परचेज अलग से किया है, तो फिर परचेज अगर अलग से किया है तो फिर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। देन आगे क्या बोल रहा है, इन एडिशन द अबाउ इन्फॉर्मेशन XYZ लिमिटेड वाज ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड करना पड़ेगा? राइट, करना पड़ेगा ना। ऑन द इनिशियल लिस्टिंग प्राइस ऑफ द Yes. एसेट एंड अ सेटलमेंट डिस्काउंट, अच्छा सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5% इफ द पेमेंट फॉर द मशीनरी वाज रिसीव्ड विद इन अ मंथ।
of purchase. So where XYZ Limited paid for the plant on 20th April 2001, at what cost the asset will be recognized? अच्छा, at what cost the asset will be recognized. Settlement discount जो है, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इसको प्यार से इसको कैश डिस्काउंट भी बोलते हैं. क्या ये कैश डिस्काउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे क्या कॉस्ट ऑफ पीपीई में? नो सर। राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे जाते हैं, सॉल्व करते हैं. नोटबुक और पेन लिया तो फिर तुम भी सॉल्व करना चालू कर दो. इंडेस 16 क्या था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर था 9, इलस्ट्रेशन 9. इलस्ट्रेशन 9 कॉन्सेप्ट क्या था इसका? कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिकग्निशन. ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ, ओके बॉस, इनिशियल रिकग्निशन. अच्छा जी, होगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. इनिशियल लिस्टिंग प्राइसिंग क्या था? इनिशियल परचेज कॉस्ट 8 लाख था, राइट? 8 लाख था, 80 लाख कितना था? 80 लाख. और 80 इसके lakhs. ऊपर 10% ये था, 10% डिस्काउंट था. इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 8 लाख. ये लेस करने के बाद कितना आएगा? 72 लाख, राइट? और क्या क्या कॉस्ट है? कॉस्ट है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी 5. क्या हुआ इसको? जस्ट अ मिनट, लोड हो रहा है. इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख, डिलीवरी कॉस्ट 1 लाख, 10 लाख एंड 4 लाख. तो इंपोर्ट ड्यूटी था 5 लाख, 1 लाख, 10 lakhs और एक 4 lakhs वाला कुछ तो था. 4 lakhs तो कौन सा था 4 lakhs का? ये था प्री टेस्टिंग वाला. ये होगा डिलीवरी कॉस्ट, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. तो 72 lakhs प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10 lakhs प्लस 4 लाख.
कितना आ रहा है 92 lakhs। और नोट पे क्या लिखे हुए है? फर्स्ट नोट क्या होगा? परचेज ऑफ वेंडर मेंटेनेंस is a separate contract. Therefore, written off to P&L over the कितना 5 साल के था ना? याद है तुमको क्वेश्चन? एंड सेकंड जो है सेटलमेंट Yes, that's all. और कैश डिस्काउंट will be transferred to P&L. सिंपल। कुछ डाउट है क्वेश्चन में? इजी वाला था? डाउट है? बताओ। No. ओके। कितना है 92? यहाँ पे देखो कितना था 92 lakhs। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 7 लाख का जो है ना, हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट जो भी सेटलमेंट डिस्काउंट था, उसको क्या करेंगे हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सिंपल। अच्छा ये क्या था? ये वाला क्वेश्चन पढ़ना। डन रीडिंग। Yes. Yeah. तो बताओ कौन से कॉस्ट कैपिटलाइज होगा? इनिशियल कॉस्ट होगा क्या कैपिटलाइज? 25 lakhs होगा, Yes. राइट। डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ये भी होगा। साइट प्रिपरेशन चार्जेस ये भी होगा। कंसल्टेंट एडवाइस, बताओ कंसल्टेंट एडवाइस यूज कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं? स्पेसिफिकली एडवाइस लिया फॉर द Hoga. एक्विजिशन ऑफ प्लांट, तो फिर होगा। देन इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, बताओ ये होगा क्या? अच्छा उसके बाद वाला जो है ना एस्टिमेटेड डिस्मेंटलिंग कॉस्ट 3 लाख, ये होगा क्या? Yes. ये होगा। अच्छा ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर द कमर्शियल प्रोडक्शन, ये होगा क्या? बताओ। No. क्यों नहीं होगा? इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा अब बताओ, हम डेफर्ड क्रेडिट इधर यहाँ पे पढ़े थे, कहाँ पे? इंडेस 40 में। अभी आगे पढ़ेंगे। इंडेस 40 में पढ़े थे, जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उसको क्या कर रहे थे हम? जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उसको क्या कर रहे थे हम? पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे थे ना वहां पे, बराबर ना। Yes. पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे थे, वहां पे क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट अक्रू कर रहे थे और उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे थे।
तो फिर ये जो है ना, इसको भी हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे कौन से कॉस्ट आएगा? वन इज 25 lakhs, लो कैलकुलेटर हाथ में, 25 lakhs प्लस इनिशियल डिलीवरी का 2 lakhs प्लस कॉस्ट प्रिपरेशन चार्जेस 6 lakhs, फिर उसके बाद कंसल्टेंट एडवाइस 7 lakh, देन कम्स द एस्टिमेटेड डिलीवरी कॉस्ट, सॉरी एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3 lakh। ऑपरेटिंग लॉसेस होगा क्या? नहीं। कितना आया? 43। 43 lakhs. सिंपल। कुछ डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो बताओ। No. और हमने 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। वंस यू आर डन रीडिंग कंफर्म कर देना, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। Done. डन। चलो, कुछ आइडिया लगा क्वेश्चन का? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन Yes. है। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 April 2010। द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड एज फॉलोज। तो फिर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी ये क्या सेल्फ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ लैंड 30 lakhs इंक्लूड होगा, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फीस कैपिटलाइज होगा, राइट, 2 lakhs। आर्किटेक्ट फी होगा, देन साइट प्रिपरेशन होगा, मटेरियल होगा, लेबर होगा, जनरल ओवरहेड्स होगा क्या? जनरल ओवरहेड्स इन द सेंस क्या है कि Yes. ये जनरली, नहीं नहीं, जनरली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम में या फिर कोई भी ओवरहेड्स अपने बिजनेस में, टोटल बिजनेस में जनरली ओवरहेड्स इनकर होते हैं ना। अब इसका नेचर क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये हमने स्पेसिफिकली भी इंक्लूड किया था, स्पेसिफिकली भी एक्सक्लूड किया था एडिशनल नोट्स में कि ये, एक मिनट, यहाँ पे कहाँ पे था? यहाँ पे दिख रहा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स विल बी इग्नोर्ड, विल नॉट बी अलाउड टू कैपिटलाइज्ड। ये डे टू डे एक्सपेंसेस है, जनरली जो इनकर होता है ना, वो है, तो फिर ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल ओवरहेड्स आर इग्नोर्ड व्हाइल computation of cost of PPE। चलो, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट इज 1 lakh, had been spoiled। spoiled in the sense यानी क्या? ये हुआ मेरा abnormal loss, abnormal loss, ठीक है। and therefore wasted and a further of 1 lakh 50 was spent on the account of faulty design work। अच्छा, तो फिर यहाँ पे टोटल मटेरियल जो है, टोटल मटेरियल 1 लाख तो स्पॉइल हो गया। अब ये स्पॉइल होने के ऊपर से एडिशनल 1 lakh 50 जो है ना, एडिशनली हमने क्या किया, इनकर किया फॉर दी फॉल्टी डिजाइन। तो फिर ये पूरा जो है ना, ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। एक तो एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस है, कौन सा? 1 लाख जो है वो एबनॉर्मल लॉस है, और ये जो 1 lakh 50 है ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम किसमें, कॉस्ट ऑफ पीपीई में, ठीक है। Then comes as a result of this problem, work on the building was stopped for 2 weeks during November 2010, and it is estimated that labor of 22 hours, rupees 22,000 of the labor cost related to that period। अच्छा, तो फिर इसके वजह से जो है ना, हमारा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक गया, कितने, 2 वीक के लिए। और ये 2 वीक के बीच में कॉस्ट कितना इनकर हुआ, लेबर कॉस्ट 22,
20,000 ये भी एक किस्म का एबनॉर्मल ही है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। देन कम्स द बिल्डिंग। Building was completed on 1st Jan 2001 and bought into use on 1st April 2001. X Limited has taken a loan of 40 lakhs. अच्छा, यहाँ पे वो जो बोरिंग कॉस्ट वाला बोल रहा था ना कि बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड एस 23, अगर वो क्वालिफाइंग असेट है तो इंक्लूड करेंगे ऐसा। On 1st April 2010 for construction of building, the loan carried an interest rate of 8% per annum and is repayable on 1st April 2002. अच्छा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब चालू किया था बताओ। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू किया था ऑन 1st April 2010। कब किया था? 1st April 2010। ठीक है। देन कम्स लोन कब लिया था? 1st April 2010 को ही लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। लेकिन अपना बिल्डिंग कब तैयार हो गया, मतलब बन के कब तैयार हो गया? द बिल्डिंग वॉज स्टॉप फॉर 2 weeks on November, was completed on 1st Jan, on 1st Jan 2001। बताओ कितना महीना हुआ, कितना महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। बताओ। 9 मंथ्स हुए ना, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स Yes. हो गए। तो फिर 9 मंथ्स है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग असेट में क्या है कि अगर क्वालिफाइंग असेट होना चाहिए तो फिर उस केस में जो असेट है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन फॉर द रेडी टू यूज। मतलब रेडी टू यूज होने के लिए 12 मंथ्स का मिनिमम पीरियड होना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन है बोरिंग कॉस्ट में, वो देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे अज्यूम किया है ये क्वेश्चन में कि 9 मंथ्स है ना, बिल्डिंग 9 मंथ्स में प्रिपेयर हो गया है, तो फिर इस केस में ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, जो 4 lakhs का लोन लिया है उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट है, ये सारा जो है ना इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इसको पीएनएल में क्यों? ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक। चलो आगे देखते हैं, अब उसका कंप्यूटेशन देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, क्या हो रहा है? यहीं पर करते हैं क्या? चलो यहीं पर करते क्वेश्चन। सेम वैसे ही लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट कैसे करना है? स्टेटमेंट शोइंग दी कॉस्ट ऑफ पीपी। फर्स्ट थिंग, 30 lakhs इंक्लूड होगा क्या? यस। स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड होगा? यस। आर्किटेक्ट फीस भी इंक्लूड होगा। साइट प्रिपरेशन चार्जेस ये भी इंक्लूड होगा। मटेरियल भी इंक्लूड होगा और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। बट यहाँ पे प्राइस और ये टोटल हो जाएंगे। ये कितना आ रहा है बताओ? 32 lakhs। इसका 32 lakhs। देन कम्स आर्किटेक्ट फीस का कितना? 2 lakhs। ये तो सिमिलर वे में, साइट प्रिपरेशन इज 50,000, ये भी सेम है। देन कम्स 10 लाख का मटेरियल है। अब नीचे बताया कि material cost of 1 lakh has been spoiled and therefore wasted and further 1,50,000 was spent on the faulty design। तो फिर टोटल वेस्टेज मेरा कितना है? 2,50,000 का है। तो फिर 2,50,000 एक्सक्लूड करना पड़ेगा मुझे मटेरियल से। 2,50,000 का है तो कितना आएगा? 7,50,000 ना। अच्छा जी। और यहाँ पे लेबर बताओ, लेबर 4 लाख का था, लेकिन ये जो फॉल्टी डिजाइन की वजह से रुक गया था, तो फिर लेबर कॉस्ट 22,000, ये भी वेस्टेज हो गया। बताओ कितना आता है? 4 लाख माइनस 22,000, 3,78,000। कितना आएगा? 3,78,000। बताओ टोटल कॉस्ट कितना है मुझे एक बार कैलकुलेट करके बताओ। 45,78,000। कितना आ रहा है? 45, 78,000. 45,78,000।
कूल, कुछ डाउट है इसमें? और नीचे नोट दे देंगे कि जो भी मटेरियल कॉस्ट था 2,50,000 वॉज एन एबनॉर्मल वेस्टेज, तो फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स लेबर कॉस्ट 22,000 का पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। एंड यहाँ पे जो लोन है, लोन का एज पर इंड एस 23 जो भी लोन है, अज्यूम किया गया है कि ये 9 मंथ से नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट दी कंस्ट्रक्शन, मतलब क्वालिफाइंग एसेट के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? 45,78,000 वही आया था ना अपना भी, 45,78,000। एंड यहाँ पे देखो, अज्यूमिंग दैट द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड, तो फिर यहाँ पे द बोरिंग कॉस्ट विल इज नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। कुछ डाउट है इसमें? इजी क्वेश्चन था बहुत। Yes. चलो, देन कम्स, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया हमारा दो मेथड, वन इज परचेज बाय कैश एंड अदर वन इज सेल्फ कंस्ट्रक्शन, बराबर। सिमिलर कंसेप्ट जिसमें हम कहाँ पे देखे थे, इंडियस 40 में देखे थे। परचेज बाय कैश में थोड़ा एडिशनल ऐड हुआ, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और यहाँ पे भी सेल्फ कंस्ट्रक्शन में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी हो सकता है। ठीक है। देन आता है डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट सेम जो हमने किधर कहा किया था, इंडियस 40 में। इंडियस 40 में जो किया था वही सेम सेम कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो उसका एक बार कंसेप्ट उसी वही से रिवाइज कर लेते हैं। ए फॉर याद है क्या डेफर्ड क्रेडिट का कैसे किया था? डेफर्ड क्रेडिट, डेफर्ड क्रेडिट, ये रहा डेफर्ड क्रेडिट। परचेज थ्रू डेफर्ड क्रेडिट, जब डेफर्ड क्रेडिट भी करेंगे हम, उसमें दो कॉस्ट इंक्लूड होंगे। एक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जगह में हम क्या करेंगे, पीपीई को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, पीपीई का कॉस्ट होगा। एंड अदर वन एडिशनल क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, राइट। एक होगा कॉस्ट ऑफ पीपी, अदर वन होगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। क्यों इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएगा? क्योंकि आज के डेट में मैं परचेस कर रहा हूँ और इन फ्यूचर इसका पेमेंट्स करूंगा, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इन फ्यूचर दूंगा। जब इंस्टॉलमेंट इन फ्यूचर दूंगा तो फिर इस केस में यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होगा, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जब भी पीपीई रिकग्नाइज करेंगे, कैसा पीपीई रिकग्नाइज करेंगे यहाँ पे, वो किसके बेसिस में करेंगे? जो फ्यूचर रेंटल हम फ्यूचर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे क्या, जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे उसको डिस्काउंट करेंगे पहले प्रेजेंट वैल्यू में, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसके बेसिस में पीपीई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, राइट। जो भी पीपीई है उसको डेबिट करेंगे और टू क्रेडिटर्स कर देंगे। और जो भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे मैं, इंस्टॉलमेंट के पे करने से पहले मुझे क्या अक्रू करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और उसके बाद जो भी पेमेंट कर दूंगा तो क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट। यस, सिंपल। सेम जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 का जो किया था अकाउंटिंग, सेम होगा। बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जगह में पीपीई आ जाएगा, बस सिमिलर बाईगा, सब सेम टू सेम रहेगा। क्या हम आज परचेस करेंगे और इसको इन फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। जब इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे तो फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट आ जाता है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। वो जो भी इंस्टॉलमेंट्स इन फ्यूचर पे करने वाले उसको डिस्काउंट करेंगे आज के दिन में, आज के दिन में डिस्काउंट करेंगे और उसका इनिशियल रिकग्निशन करेंगे बेस्ड ऑन पीवी। तो पीपीई टू क्रेडिटर्स, राइट। देन उसके बाद जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट हमें अक्रू करना है, तो इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, और जो भी पेमेंट करूंगा बैंक टू क्रेडिटर्स। और जो भी ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो हमने अक्रू किया था इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल टू इंटरेस्ट। ऐसे ही हम हर ईयर अकाउंटिंग करेंगे।
एवरी ईयर जो है ना, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 जितने साल के लिए हम डेफर्ड क्रेडिट में लिया था उसका अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया था, ये रहा यहाँ पे, डिस्काउंट रेट से हम पुल किया है, ये एक्चुअल कॉस्ट आ गया। एक्चुअल कॉस्ट को हमने क्या किया था, एक्चुअल कॉस्ट को हमने रिकग्नाइज करेगा इनिशियल रिकग्निशन, देन उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद हमने पेमेंट किया बैंक में, और जो भी इंटरेस्ट था उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सेम 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 कंसेप्ट लगेगा। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। या फिर से बताओ। एक्सचेंज ऑफ असेट, clear. एक्सचेंज ऑफ असेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट भी सेम वे में। अब एक्सचेंज ऑफ असेट भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर एक्सचेंज ऑफ असेट था, एक मिनट, यहाँ पे करते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट, अब एक्सचेंज ऑफ एसेट क्या है सर? एक असेट के अगेंस्ट दूसरे असेट को हम एक्सचेंज करेंगे, बराबर? एक असेट के अगेंस्ट दूसरे असेट को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज जब करेंगे, यहाँ पे हम मेनली क्या देखेंगे, कमर्शियल सब्सटेंस। क्या देखेंगे? कमर्शियल सब्सटेंस। अब कमर्शियल सब्सटेंस इन द सेंस क्या है सर? यहाँ पे एक सिमिलर कैश फ्लो, यानी सेम टू सेम, जो भी एसेट एक्सचेंज कर रहा हो, जो भी एसेट एक्सचेंज कर रहा हो उसका कैश फ्लो जो है ना वो सेम है, बराबर? और अदर वन इज डिफरेंट कैश फ्लो। तो जब सिमिलर कैश फ्लो होगा, सिमिलर कैश फ्लो होगा तो फिर इस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन डिफरेंट कैश फ्लो है तो फिर उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा। कमर्शियल सब्सटेंस इन द सेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस? व्हेन द कैश फ्लो आर डिफरेंट ऑफ द एक्सचेंज्ड असेट, देन उस केस, उस ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, राइट? एंड अदर केस जहाँ पे सिमिलर कैश फ्लो है, यानी 50 लाख यहाँ पे गिवन अप का 50 लाख है और टेकन अप का 50 लाख है, ये दोनों का भी 50 लाख जब है तो फिर इसमें कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका हमने इंडिया 40 में भी समझा था, राइट? देन समझो सर यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, क्या है? कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करेगा तो फिर इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे हम? ओह शिट, कमर्शियल सब्सटेंस जब एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसका एंट्री क्या होगा? सबसे पहला होगा फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप भी दिया होगा एंड टेकन अप, बोथ आर एविडेंट। अब बताओ, जब दोनों भी मुझे पता है तो फिर कौन से बेसिस में अकाउंटिंग करूंगा मैं? किसके फेयर वैल्यू के बेसिस में अकाउंटिंग करूंगा? गिवन अप या कि टेकन अप? Taken up. क्या? फिर से रिविजिट करो। गिवन अप, टेकन अप दोनों भी दिया होगा, गिवन अप और टेकन अप दोनों का भी फेयर वैल्यू दिया होगा, तो फिर गिवन अप के बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे, टेकन अप को इग्नोर करेंगे। Given up. ये जो है ना, गिवन अप टेकन अप का जो है ना, इसको इग्नोर कर देंगे हम जब दोनों ही पता है। जब भी एक थंब रूल है कि गिवन अप के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। अगर गिवन अप पता नहीं है मुझे, रेयर केसेस में मुझे गिवन अप का फेयर वैल्यू पता नहीं है, तो उस केस में मैं टेकन अप का लूंगा, अदरवाइज गिवन अप इज द बेस। ठीक है, देन यहाँ पे मैं अकाउंटिंग करूंगा गिवन अप के बेसिस में। तो एंट्री क्या रहेगा इसका? सेम, पीपीई अकाउंट डेबिट, पीपीई अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप रहेगा ना, टू ओल्ड एसेट या ओल्ड पीपी, ओल्ड पीपी डी रिकग्नाइज करेंगे हम बुक वैल्यू में, और जो भी डिफरेंस होगा उसको लॉस या प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी डिफरेंस होगा उसको प्रॉफिट या लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। देन कम्स, अगर समझो मुझे यहाँ पे, अगर समझो मुझे यहाँ पे गिवन अप दिया है, टेकन अप नहीं दिया है। क्या? गिवन अप पता है मुझे लेकिन टेकन अप पता नहीं है मुझे, टेकन अप का मुझे वैल्यू पता नहीं है। वेल एंड गुड, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके बेसिस में करते हैं? गिवन अप के फेयर वैल्यू में करते हैं, तो फिर गिवन अप के बेसिस में सेम अकाउंटिंग एंट्री कर देंगे। बट यहाँ पे गिवन अप पता है, सॉरी गिवन अप पता नहीं है लेकिन टेकन अप पता है मुझे। टेकन अप का फेयर वैल्यू पता है लेकिन गिवन अप का फेयर वैल्यू नहीं पता मुझे, तो फिर उस केस में टेकन अप का फेयर वैल्यू लेके हम अकाउंटिंग करेंगे।
बराबर, टेकन अप के बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। देन कम्स, सर यहाँ पे डिफरेंट कैश फ्लो, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो पता समझ गया मुझे कि क्या करना चाहिए कि गिवन अप फिर टेकन अप का फेयर वैल्यू के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। जब सिमिलर कैश फ्लो है तो फिर तब क्या करेंगे? सिमिलर कैश फ्लो है तो फिर उस केस में क्या करेंगे? हम अकाउंटिंग करेंगे बेस्ड ऑन WDV ऑफ गिवन अप। सिंपल, क्या करेंगे? WDV जो भी आपने बुक वैल्यू उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। जो भी असट आएगा PPE अकाउंट डेबिट कर दूंगा टू ओल्ड PPE, बुक वैल्यू के बेसिस में अकाउंट कर देंगे। बुक वैल्यू या WDV जो भी है ना उसमें अकाउंटिंग कर देंगे। सिंपल, इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. एक्सचेंज एसेट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफर्ड क्रेडिट का भी क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे। ये दिख रहा है इलेस्ट्रेशन नंबर 2। एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। प्राइवेट जेट, Done reading. एक मिनट रुकना। Yes. एक मिनट। Pluto Limited owns a land and building which are carried at the balance sheet aggregate carrying amount कितना है इसका? 10 lakhs। 10 lakhs कितना है? 10 lakhs, सॉरी 10 million है ना। The fair value of such asset is 15। कैरिंग अमाउंट है 10 million और फेयर वैल्यू है 15 million, बराबर। It exchanged the land for a private jet which has a fair value of 18 million। कितना है फेयर वैल्यू प्राइवेट जेट का? प्राइवेट जेट का है 18 million, ओके। एंड पेस एडिशनल एडिशनल 3 million इन कैश फॉर द नेसेसरी जनरल। अब क्या बोल रही कि उसने प्राइवेट जेट के अगेंस्ट एक्सचेंज किया और कैश भी पे किया, कितना? 3 million। अब बताओ, मेरा जो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप है, गिवन अप 15 million है और टेकन अप का कितना है? 18 million। क्या यहाँ पे सब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा या नहीं? बताओ। करेगा। करेगा, राइट, क्योंकि दोनों का कैश फ्लोज डिफरेंट है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं? 15 million का फेयर वैल्यू का असेट दे रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लस 3 million का क्या दे रहा हूँ? कैश। तो ये टोटल रिकग्निशन कितना होगा मेरा? 18 million का, बराबर। तो यहाँ पे बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? प्राइवेट जेट आ रहा है बिजनेस में, तो प्राइवेट जेट या PPE लिख दो।
अकाउंट डेबिट टू टू क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है 18 मिलियन। 18 मिलियन कैसा है सर? 15 मिलियन का मेरा ये लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लस 3 मिलियन का मेरा क्या है? 3 मिलियन का कैश पे कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना? 3 लाख आ रहा है ना? 15, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो 10 है। लैंड एंड बिल्डिंग का जो कैरिंग अमाउंट है वो 10 है ना, और 3 लाख कैश दे रहा हूँ। डिफरेंस बताओ कितना हो रहा है? 18 माइनस 13। 18 का ये हो रहा है मेरा, देखो 15 का मेरा जो है ना फेयर वैल्यू है, 3 मेरा कैश पे कर रहा हूँ, टोटल मेरा 18 हुआ है। बट मेरा कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितना है? 10 मिलियन ही है ना। 10 मिलियन मेरा बुक्स में है, तो फिर कितना होगा बताओ? 5, 8 प्रॉफिट। 8 का प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पे। नहीं, कुछ तो मिस हो रहा है। अच्छा, 18 मिलियन का उसका जेट था बराबर, 18 मिलियन का जेट था, और 15 मिलियन का मैं क्या दे रहा हूँ? 10 मिलियन का मैं तो क्या दे रहा हूँ? और मेरा लैंड एंड बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट, और 3 मिलियन का कैश दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कितना होगा? ये 5 का प्रॉफिट होगा ना। देखो 18 मिलियन का जो है ना मेरा फेयर वैल्यू है, टेकन अप का, बराबर। 10 जो है ना मेरा कैरिंग अमाउंट है, 10 जो है मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग है, और 3 मिलियन जो है ना कैश में पे कर रहा हूँ। ये लेस करने के बाद 5 प्रॉफिट आएगा। फिर यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 5 मिलियन, बराबर। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज 5 मिलियन का है, कैश हमने 3 मिलियन का पे किया, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 10 मिलियन का, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 18 लैक्स। डाउट है इसमें कुछ? कैरिंग अमाउंट सर अब हमने फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट में हम्म कैश कैसे इंक्लूड किया? क्या? अगर इनकेस अगर कोई कैश पे करते हैं एडिशनली, तो फिर वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना एक्सचेंज ऑफ असेट में। देखो नॉर्मली हम 15 लैक्स जो है, 15 मिलियन यहाँ पे क्या है? गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू है, उसके एडिशनल कोई भी कैश लेते हैं तो फिर वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके। हम्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या इसके रिलेटेड? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, चेंज इन डेप्रिसिएशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर एक ही क्वेश्चन है, चाहे तो हम एग्जांपल कर लेते हैं, और एक डेफर्ड क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन है एक, वो देख लो। ये रहा क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेना, हम इसको कल सॉल्व करते हैं। एक बार रीड कर लो। डेफर्ड क्रेडिट का क्वेश्चन इंडिया 40 में भी सॉल्व किया था ना एक। हाँ, ये किया था। हम्म, याद है कि वो कैसे किया था? अभी इससे पहले ही देखा था ना, वो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है।
और इसका ये क्वेश्चन एक बार 1 मिनट बचा है ना। ऑन 1 अप्रैल 2001 एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ऑफर्ड फॉर सेल फॉर 10 million। 10 million का सेल करने वाले विद द पेमेंट टर्म्स बीइंग 3 equal इंस्टॉलमेंट्स ऑफ जो भी अमाउंट है ओवर अ 2 year पीरियड। पेमेंट आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2001। हम परचेस कर रहे कब? ऑन 1 अप्रैल 2001। और फर्स्ट पेमेंट 1 अप्रैल 2001। तो फिर यहाँ पे 1 अप्रैल ये समझो एक पेमेंट जो है ना, फर्स्ट पेमेंट जो है वो डाउन पेमेंट समझ लो, और बाकी के सेकंड और थर्ड पेमेंट जो है इसको डिस्काउंट करेंगे, हम इसको डिस्काउंट करेंगे। 31 मार्च और 31 मार्च 2003। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दिया है मार्केट का 5.36%। शो दी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन दी जर्नल एंट्रीज। 16 के हिसाब से कैसे करेंगे? जो भी इंस्टॉलमेंट्स है उसको डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट करके उसको ये क्या बोलते हैं, रिकग्नाइज करेंगे इनिशियली, और सब्सिक्वेंटली हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, ये हम कल सॉल्व करते हैं। ओके सर। कोई डाउट्स है? और हमने जो सॉल्व किया था, कुछ डाउट्स रहे तो पूछ लेना।